हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होने वाला है आरसीसी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर को आरसीसी का। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आपको पूरा कवर कराएंगे। जो फर्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर का छूट गया था वो हम सेकंड लेक्चर में आपको कवर करा देंगे, और इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो का एंड तक पूरा बने रहिएगा, और इसमें आपको बताया जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताए जाएंगे जिससे आपको जानना आवश्यक होगा। क्योंकि अगर आप इस टर्म को नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको करा दिया था कहाँ तक, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तक हमने आपको करा दिया था फर्स्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कुछ नोट्स पॉइंट के, और उसके बाद हम बात करेंगे कई सारे टॉपिक पर, जैसे हुआ स्टील को हम क्यों यूज करते हैं कंक्रीट में, स्टील क्यों यूज करते हैं। तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये भी टॉपिक पढ़ाइए, तो आज के टॉपिक में ये हमारा आज के लेक्चर में ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अब कुछ नोट पॉइंट को अब देखने हैं, नोट से शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लिए थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। अब हम बात करेंगे कुछ नोट्स पॉइंट के। नोट्स पॉइंट मतलब हमें कहाँ पर किस ग्रेड की यूज करनी चाहिए। हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पढ़ लिया था क्या चीज़ होती है, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन कंक्रीट, यानी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन कंस्ट्रक्शन। यानी जब हम कोई भी संरचना बनाते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य को करते हैं, तो वहाँ पर कम से कम ग्रेड का प्रयोग कौन से स्थान पर किया जाता है। यानी जैसा काम रहेगा उसी के हिसाब से हम ग्रेड को यूज करेंगे। यानी जिस प्रकार से उस पर लोड आएगा या फिर जिस प्रकार से वह हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, उसी प्रकार से हम उस पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मजबूती से दिया जाता है। या फिर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को ही दिया जाता है कि उस पर कितना लोड आएगा या फिर वो उसमें कितना स्ट्रेस आने वाला है। तो जान लेंगे सबसे पहले ग्रेड के बारे में कि कौन कौन से ग्रेड को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, कितने ग्रेड का। सबसे पहले अगर हम बात करें पीसीसी वर्क का, अगर हम पीसीसी वर्क कर रहे हैं नॉर्मल वाटर से कर रहे हैं कि यानी जिसका पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक है। तो वहाँ पर M15 ग्रेड की जो सीमेंट होती है वो मानी जाती है। अगर आप M10 का यूज करेंगे या फिर M12 का यूज करेंगे तो वहाँ पर वो हमारा फेल हो जाएगा कंडीशन। वहाँ पर आपको M15 ही मिनिमम ग्रेड हो जाएगा। इससे प्लस आप ले सकते हैं, इससे माइनस नहीं ले सकते हैं आप। अगर बात करें तो यहाँ पर सी वाटर, यानी सी वाटर जो तो हमारा खारा होता है समुद्र का पानी, तो वहाँ पर पीसीसी वर्क के लिए हमें M20 का ग्रेड लेना चाहिए। M20 के ग्रेड से नीचे हमें M19 का ग्रेड नहीं लेना चाहिए, M20 तक ही लेना चाहिए, या फिर उससे ऊपर ले सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करें आरसीसी वर्क के लिए, तो आरसीसी वर्क के लिए हमें M20 का लिया जाता है ग्रेड का। अगर हमें वहाँ पर सी वाटर अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ पर M30 ग्रेड का लिया जाता है, ग्रेड का कंक्रीट लिया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो ये हमारे 4 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप ध्यान दे लीजिएगा कि अगर हमारा पीसीसी वर्क हो रहा है तो M15 ग्रेड का लगेगा, अगर आरसीसी वर्क लग रहा है तो 20 ग्रेड का लगेगा। अगर वहीं पर बात कर ले तो सी वाटर है तो वहाँ पर M20 लग जाएगा पीसीसी वर्क में, और आरसीसी में लग जाएगा M30 वर्क में। यानी जहाँ पर भी समुद्र का पानी मिलेगा सी वाटर के रूप में, तो वहाँ पर हमें ग्रेड्स को बढ़ा देना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। चूँकि खारा पानी होता है समुद्र का, तो उस वजह से जो कंक्रीटिंग होती है वो हमारी काफ़ी अच्छी से बॉन्ड नहीं बन पाती है। अगर वहाँ पर ग्रेड हम बढ़ा देंगे तो वो बॉन्डिंग हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर कि स्टेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, यानी रेनफोर्स मटेरियल के रूप में हम स्टील का ही प्रयोग क्यों करते हैं। ये कंडीशन काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे। चलिए इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। चलिए, और बता दें अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इस लिंक का, इस पीडीएफ का लिंक आपको वहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जो पहला इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टील इज वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन टेंशन एंड शेयर। जो हमारे कंक्रीट होता है वो भी हमारा कंप्रेशन में काफ़ी अधिक होता है, लेकिन वहाँ पर टेंशन नहीं हो पाता है, यानी जो उसका तनाव बल होता है उसमें तनाव नहीं होता है, और ना ही शेयर होता है, ठीक है, शेयर फोर्स होता है। लेकिन जो हमारा स्टील होता है उसमें कंप्रेशन भी काफ़ी है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी काफ़ी अधिक होती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी शेयर स्ट्रेंथ भी काफ़ी अधिक होती है स्टील का। तो हम स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, सबसे पहला रीज़न हो गया कि इसका कंप्रेशन भी काफ़ी अच्छा है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, और शेयर स्ट्रेंथ भी अच्छी है। चलिए अब सेकंड टॉपिक पर बात कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है कंक्रीट डेवलप्स गुड बॉन्ड विथ स्टील
यानी जो कंक्रीट है वो हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग तैयार करता है स्टील के साथ। ये हमारा दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन हमारा क्या है, स्टील इज डक्टाइल इन बिहेवियर, मोर डक्टिलिटी, मोर एलोंगेशन ऑफ स्टील बिफोर फेलियर। यानी स्टील जो है वो हमारा स्टील इज डक्टाइल हमारे एक तान्य पदार्थ है, यानी इसको में काफ़ी ज़्यादा डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, और यह स्ट्रक्चर फेल होने के पहले हमें अवेयर कर देता है या फिर हमें प्रोत्साहित कर देता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर अब फेल होने वाला है। चूँकि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं पाई जाती है, या फिर बात करें तो डक्टाइल नहीं होता है, वो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है कंक्रीट, और स्टील हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल होने के कारण यह भी जब भी फैलता है तो सबसे पहले इसमें जगह होने की आवश्यकता होती है। अगर जगह ले लेता है तो जगह जब लेता है तो कंक्रीट में दरारें आ जाती है। आप किसी भी स्लैब में देखते होंगे जब हमारे स्टील स्लैब में देखिए आप दरारें उत्पन्न हो जाती, क्यों उत्पन्न हो जाती है, स्टील हमारा डक्टिलिटी हो जाता है, यानी वो हमारा तन जाता है, और कंप्रेसर और जो कंक्रीट होता है वो उसमें तनता का गुण नहीं पाने के कारण, वो हमारे ब्रिटल होने के कारण वो हमारा वहीं से टूट जाता है और वहाँ पर दरारें हमें उत्पन्न देने लगती हैं। ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने वाला है। तो इसलिए हमारा प्रयोग किया जाता है कि ये हमारा अवेयर कर देता है, पहले स्ट्रक्चर जब फेल होने से पहले ही हमारा अवेयर कर देता है। ठीक है, और स्टील टूटने से पहले कुछ न कुछ इसमें कुछ न कुछ हमारा डक्टिलिटी होता है, यानी जब स्टील टूटेगा तो उससे पहले कुछ न कुछ इसमें तानेगा, यानी बढ़ेगा, एलोंगनेशन होगा। अब बात कर लेंगे चौथे टॉपिक, चौथा जो इम्पोर्टेंट टर्म है चौथे के लिए क्या होता है, द स्टील बार कैन बी कट, बेंट, लिफ्ट एंड वेल्ड इजिली। यहाँ पर इजिली रहेगा, इजिली विथ कॉमनली अवेलेबल टूल्स आर मशीन। यानी जो हमारे स्टील्स बार होते हैं या फिर बात करें इस्पात की छड़ या फिर सरिया, उसको हम आसानी से काट सकते हैं, बेंड कर सकते हैं यानी मोड़ सकते हैं, या फिर लिफ्ट उठा सकते हैं, तथा वेल्ड कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। ईजिली ईजिली हम आसानी से उसको जोड़ सकते हैं और उठा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, तथा मोड़ भी सकते हैं, या भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ला भी जा सकते हैं, किसके द्वारा, विथ अवेलेबल, यानी कुछ सामान्य टूल्स की वजह से, सामान्य उपकरण की वजह से, तथा कुछ सामान मशीन, ज़्यादा भारी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और पांचवा जो रीजन है वो पांचवा क्या है हमारा, स्टील हैज लॉन्गर लाइफ। स्टील की जो ड्यूरेबिलिटी होती है यानी टिकाऊपन होती है वह काफ़ी अधिक होती है कंक्रीट की अपेक्षा। तो कंक्रीट में जब स्टील को प्रोवाइड कर दिया जाता है तो कंक्रीट की भी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, या फिर बात करें तो ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, और छठा बात है, छठा कि स्टील इज इजीली अवेलेबल। जो हमारा इम्पोर्टेंट सबसे बात आता है कि स्टील हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाता है या फिर मिल जाता है। एंड सातवां रीजन है कि स्टील एंड कंक्रीट हैव सेम कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि जो स्टील का होता है थर्मल एक्सपेंशन और तथा कंक्रीट का जो होता है वो एक समान होता है, यानी तापी जो प्रभाव होता है, ताप के कारण जो उसमें तनाव उत्पन्न होता है वो समान होता है कंक्रीट के। स्टील और कंक्रीट के जो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं वो समान होते हैं, ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेंगे, अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है, इस 7 रीजनों के कारण हम स्टील का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाकी कई सारे हैं। अब बात कर लेंगे टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। यहाँ पर टाइप रहेगा, ये गलती से मिस टाइप है, यहाँ पर टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट यानी स्टील रेनफोर्स्ड के प्रकार, कितने प्रकार के हम स्टील को प्रयोग कर सकते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्टील रेनफोर्स्ड यहाँ पर दिया है, कॉलम में आपको बता दिया गया, और ग्रेड, उसमें ग्रेड यानी उसमें कौन से ग्रेड लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेंगे मिड स्टील की। मिड स्टील को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जो माइल्ड स्टील होता है उसको हम FE 250 से प्रदर्शित करते हैं, इसका ग्रेड होता है 250। और 250 यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसको हमने पहले लेक्चर में बात कर लिया था। FE हमारा लोहा है, इसे FE से क्यों ही प्रदर्शित करते हैं, चूँकि जो इस्पात होता है उसका अधिकतम भाग जो होता है लगभग 75% जो हमारा लोहे से ही मिलकर बना होता है। और HYSD जो स्टील होता है इसको हम टॉर स्टील भी बोलते हैं, और इसका जो होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है वो 415 होता है एंड 500 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आजकल जो प्रयोग किया जाता है वो FE 500 ही प्रयोग किया जाता है। इसमें FE 250 में इसमें क्या होता है, इसमें स्टीरप्स नहीं होते हैं, और FE 15 में तथा 500 में हमारे स्टीरप होते हैं। किसी भी जब हम स्लैब में देखें सरिया होता है, उसमें 3 प्रकार के सरिये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक होता है एकदम प्लेन होता है जो हमारा FE 2000 होता है, 250 होता है, और हमारा
जो FE415 होता है और तथा FE500 होता है, इसमें देखिए स्टीरअप बने रहते हैं, यानी कुछ रगड़न की टाइप में बने होते हैं सरिये पर। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड। लोड हमारे कितने प्रकार, एक स्ट्रक्चर पर कितने प्रकार के लोड आते हैं, इसको बात कर लेंगे। तो पहला जो लोड आता है वो डेड लोड आता है, यानी जिसका भार समय के साथ बदलता नहीं है। जैसे दीवार का भार हो गया, स्लैब का भार हो गया, इसको हम डेड लोड बोलेंगे। लाइव लोड क्या होता है, इसका जो समय के साथ भार इसका चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप अभी बैठे होंगे, अगर स्लैब पे किसी छत पे बैठे होंगे तो कुछ देर बाद आप नीचे चले जाएंगे, तो वो भार हमारा क्या होगा, लाइव लोड कहलाता है, यानी कुछ पल के लिए वो हमारा लोड रहा है, समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। और विंड लोड क्या है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर अगर हमारा काफ़ी ऊंचाई पर बना है, काफ़ी ऊंचाई तक बना है, तो उस पर जब हवा चलती है तो हवा को जो हवा के कारण लोड पड़ता है स्ट्रक्चर पर, उसे हम लोड विंड लोड कहते हैं। स्नो लोड क्या चीज़ होती है, जब भी हमारे बर्फीली जगहों पर होती है, जैसे मान लीजिए कि छत पर अगर हमारे बर्फ़ जमा हो जाते हैं तो बर्फ़ का जो लोड होता है वो हमारा स्नो लोड कहलाता है। और तो अर्थ क्यूक लोड हमारा क्या हुआ, भूकंपीय यानी भूकंपीय भार, यानी जब भूकंप के कारण जब हमारे स्ट्रक्चर्स पर लोड आता है तो उसे हम अर्थ क्यूब लोड कहते हैं। चलिए, और जो भी बातें आपको समझ में ना आया नीचे कमेंट भी कर दिए करिए, और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब बात कर लेंगे मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हम आगे बात करते रहेंगे इसी पर। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों यानी कितनी विधियों के दौरान हम आरसीसी को डिजाइन कर सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक है या फिर बात करें तो पहला टाइप्स है हमारा क्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, और दूसरा है हमारा अल्टीमेट लोड मेथड है, और तीसरा है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन तीनों को बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर को आज यहीं पर एंड करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लाइक कि हमारा लाइव क्लास कब होता है, वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है कब तक हमारा लाइव क्लास चलेगा और कब से स्टार्ट होने होगा। और साथ ही साथ अगर आपको बता दें, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको सिविल की सारी तरीके से सहायता की जाती है, और साथ ही साथ सारी क्लासेज यहाँ इस पर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक